Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English लैंग्वेज। तो आज की क्लास में हम हमारे नए चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, दी प्रपोजल, जो किसके द्वारा लिखा गया है, एंटोन चेखव द्वारा लिखा गया है ना। और ये क्या था, एक प्ले था जिसके माध्यम से हमने जाना कि कैसे लोग जो हैं इतना अपने पास पैसा होने के बाद भी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपना एस्टेट और एक्सपेंड करने के लिए अपने बच्चों की शादियाँ करा देते हैं, है ना। तो इस बारे में प्ले है। इसके बाद आई गेस एक पोम और बचती है आपकी, फिर हमारी ये वाली बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आ जाओ इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। Proposal is a truthful play that was written by Anton Chekhov during the 18th century. His works are widely popular because they deal with practical issues that plague society today. तो ये कब 18वीं सदी में लिखा गया था प्ले, है ना। और ये काफ़ी ट्रुथफुल प्ले है, मतलब ये सच्चाई बताता है सोसाइटी की, लोगों की, है ना। और उनके मोस्टली वर्क्स जो हैं वो इसी बारे में हैं कि भाई कैसे ये आजकल के जो इश्यूज़ हैं जिन्होंने सोसाइटी को घेर रखा है, मोस्टली उन्हीं पर वो बात करते हैं और उन्हीं के बारे में उनके काम होते थे। द प्रपोजल इज़ अ शॉर्ट, हिलेरियस एंड प्रैक्टिकल शॉर्ट स्टोरी अबाउट टू वेल्दी नेबर्स। प्रपोजल एक छोटी और बहुत फनी जो है स्टोरी थी, तो नेबर्स के बारे में, दो पड़ोसियों के बारे में जो काफ़ी पैसे वाले थे ऑलरेडी। The proposal is about how families with immense wealth want to enhance their earthly possessions through marriage further. The author finds it amusing that though they have already filled their coffers with plenty of gold and सिल्वर, देयर डिज़ायर एंड लस्ट फॉर मनी नो बाउंड। ठीक है, यहाँ पे ऑथर जो है वो किस बात को लेकर काफ़ी मतलब शॉक या सरप्राइज्ड है कि भाई इन लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा, इन्होंने इतना ऑलरेडी अपनी जेबों में भर रखा है, गोल्ड सिल्वर सब कुछ, लेकिन फिर भी इनका जो लालच, इनकी जो चाह है पैसे के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए, वो ख़त्म नहीं होती और वो कोई भी लिमिट्स नहीं जानती। The play begins with Ivan Lomov, who is a wealthy man. Lomov seeks the hand of his wealthy neighbor Stefan Subukov's daughter Natalia. जो स्टोरी स्टार्ट होती है, जो प्ले स्टार्ट होता है, वो कैसे होता है कि एक बंदा होता है आइवन लोमोव जो काफ़ी पैसे वाला होता है, वो स्टेफन चुबुकोव के घर आता है, वो भी काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी पैसे वाला है, उसकी बेटी का हाथ मांगने, जिसका नाम क्या होता है, नटालिया। Stepan's immense real estate wealth in the form of oxen meadows is hard to resist for Ivan. Sadly, things do not go as planned and all three of them end up arguing about their wealth. Each of them, Stepan, Natalia and Lomov, want to stake claim even for the dogs. The beauty of the summary of the proposal class 10 is that they forget the primary purpose, the प्रपोजल। तो यहाँ पे इस स्टोरी को फ़नी बनाने का तरीका क्या था कि भाई आइवन और नटालिया के बीच में काफ़ी फ़ाइट हो जाती है। पहले फ़ाइट होती है ऑक्सन मीडोज़ को लेकर कि हमारा है ये वो, और फिर उसके बाद जो फाइट होती है वो होती है कि भाई हमारा डॉग ज़्यादा बेटर है, तुम्हारा डॉग ज़्यादा बेटर है, जैसा कि हमने पूरा प्ले पढ़ा था। तो इसमें यहाँ पर जो चीज़ आयरनिक है वो क्या है कि वो जो मेन काम के लिए आए होते हैं, जो मेन काम उन्हें करना होता है प्रपोजल वाला, वो उसे ही भूल जाते हैं और ऐसे ही अपनी वेल्थ वगैरह के बारे में, चीज़ों के बारे में लड़ने लगते हैं। स्टेफन, ठीक है, ये स्टेफन है, एस। Stefan does not want to lose out on a good deal for his 25-year-old daughter Natalia and accepts the marriage proposal. Things take a turn for the worse as the new couple begins from where they started arguing about material possession. Stefan ये जो डील थी कि नहीं इतने वेल्दी घर में जाएगी मेरी बेटी, ये डील ठुकराना नहीं चाहता था, उसको मिस नहीं करना चाहता था। बट ये चीज़ और भी वर्स हो गई जब वो दोनों, नटालिया और लोमोव जो हैं, वो अपने जो भी पोजेशंस थे उनके पास, उनके लिए आर्ग्यू करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंड में स्टोरी चलती है जब वो मैरिज दोनों की मतलब हो भी जाती है, वहाँ पर यस आई डू नाउ मी यू किस द ब्राइड वगैरह हो जाता है, स्टिल उनकी जो है वो बहस चली रही होती है और स्टेफन जो है वो किसी न किसी तरीके से दोनों को काम करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी समरी थी, ये इसका रिवीजन था। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लो। प्रपोजल एक सत्यप्रिय नाटक है जो 8वीं शताब्दी के दौरान एंटोन चेखव द्वारा लिखा गया था। उनके काम व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं क्योंकि वे उन व्यवहारिक मुद्दों से निपटते हैं जो आज समाज को परेशान कर रहे हैं। प्रस्ताव दो धनी पड़ोसियों के बारे में, प्रपोजल जो है वो दो धनी पड़ोसियों के बारे में एक छोटी, प्रफुल्लित करने वाली और व्यवहारिक कहानी है।
प्रपोजल या प्रस्ताव इस बारे में है कि किस प्रकार अपार धन संपदा वाले परिवार विवाह के माध्यम से अपनी सांसारिक संपत्ति को और बढ़ाना चाहते हैं। लेखक को यह मनोरंजक लगता है कि यद्यपि उन्होंने पहले से ही अपने खजाने को प्रचुर मात्रा में सोने और चांदी से भर लिया है, लेकिन पैसे के लिए इनकी इच्छा और लालसा की कोई सीमा नहीं है। नाटक की शुरुआत इवान लोमोव से होती है, जो एक अमीर आदमी है। लोमोव अपने अमीर पड़ोसी स्टेफन चुबुकोव की बेटी नटालिया का हाथ मांगना चाहता है। ऑक्सन मेडोज के रूप में स्टीफन की विशाल अचल संपत्ति का इवान के लिए विरोध करना कठिन है। अफसोस की बात है कि चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती और वे तीनों अपनी संपत्ति के बारे में बहस करने लगते हैं। उनमें से प्रत्येक स्टीफन, नटालिया और लोमोव कुत्तों के लिए भी दावा करना चाहते हैं। प्रपोजल कक्षा 10 के सारांश की खूबसूरती यह है कि वे प्राथमिक उद्देश्य प्रस्ताव को भूल जाते हैं। स्टेफन अपनी 25 वर्षीय बेटी नटालिया के लिए एक अच्छा सौदा खोना नहीं चाहता है और शादी का प्रस्ताव स्वीकार करता है। चीज़ें तब और बदतर हो जाती हैं जब नए जोड़े की शुरुआत वहीं से होती है जहां से उन्होंने भौतिक संपत्ति के बारे में बहस शुरू की थी, है ना। और इसी तरीके से हमने देखा कि प्ले इसी तरीके से एंड हो रहा होता है। ठीक है, अब इसकी थीम देख लो चैप्टर की। द प्ले हाईलाइट्स हाउ एंगर एंड आर्ग्यूमेंट कैन स्पॉइल अ रिलेशनशिप। यहाँ पे मेन थीम देखो दो थी। पहली तो कि भाई कैसे पैसों के लिए वो अपने बच्चों की शादियाँ कराते हैं। दूसरी कि किस तरीके से आपका गुस्सा और आपका बहस करना आपका रिलेशनशिप खराब कर सकता है। It also shows the fate of such marriages which are done with the purpose of cheating the spouse. The kind of matrimonial alliances entered into by the wealthy people whose main purpose is to amass riches has been depicted. हमने बहुत सी ऐसी मूवीज़ स्टोरीज़ देखी है जहाँ पर सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल अपने फ़ायदे के लिए जो है शादियाँ की जाती हैं। फिर क्या होता है कि भाई वो क्योंकि दोनों शायद खुश भी नहीं होते, वो चीट करते हैं या फिर वो हैप्पी नहीं होते अपनी मैरिज में, और ये भी यही कारण होता है कि उनकी शादी करा ही एक बिजनेस प्रपोजल की वजह से होती है ना। तो ऑब्वियसली जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तो कोई सेंस नहीं है। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता था उनके पेरेंट्स को कि बस हाँ ठीक है, हमारा जो है बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है ऐसे, तो इनकी शादी करा दो। ठीक है, तो यही थीम थी यहाँ पर। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। कैराफे सुराई या गिलास जो होता है उसको कहते हैं। इगैट भगवान की कसम, एक्सक्यूरेशिएटिंग उत्तेजित करना, जिप्सीज बंजारे, हॉर्स बेसुरा, इम्प्रूडेंस घृष्टता, लेम लंगड़ा, पार्डन क्षमा करना, परपेचुएटी हमेशा के लिए, सदा के लिए, स्पिट इट आउट जो भी बोलना है वो बोलने को, ट्रैम्बलिंग सिहरन या लड़खड़ाना, अफेक्शनेट स्नेह के साथ, असिस्टेंट सहायता, ऑफुली भयंकर रूप से, बर्चवर्ड्स ही रहती है डिज़ायर इच्छा, ड्रंकार्ड शराबी, गैम्बलर जुआरी, गो राउंड एंड राउंड कोई भी बात को गोल गोल घुमाना, है ना, गजलिंग गूंजने वाला, हेजिटेट हिचकिचाना, हाउसकीपर जो घर के काम करती है करता है, इडियोटिक मूर्खतापूर्ण, इम्प्यूडेंट प्रभावशाली, इनहेरिटेड वंशागत, लवसिक प्यार करने वाला, लुनाटिक पागल, नेग्लिजी बिल्कुल मतलब ऐसा पहनावा जो ढीला ढाला हो ना और ऐसा बिल्कुल शियर हो, ऑक्सन मिडोज बेलों का मेड़ा, पाल्पिटेशन धड़कन, रास्कल बदमाश, रिस्ट्रेन नियंत्रित करना, ट्वेच झटका, अ होल वर्स्ट एक पूरी क्रिया, अकस्टम्ड आदि, अक्नॉलेज स्वीकार करना, एजिटेटिंग उत्तेजित करना, एप्रन जो होता है ना अपन पहनते हैं किचन में, बैकबाइटर्स पीछे पड़ने वाला, बेक सेकना, बॉल सामाजिक नृत्य विशेष मतलब एक क्या होता है एक तरीके का डांस पार्टी होती है ना ये, बी डैम्ड भाड़ में जाओ, बीटल्स झिंगुर, ब्लाइंड हैन ये भी गाली है एक, कैब टैक्सी, कामली शांत होना या शांतिपूर्वक, शैम्पेन शैम्पेन ही होती है, क्लचेस पकड़, कन्फाउंडेड भ्रांत, कंसेंट सहमति, कॉन्ट्रडिक्शन विरोध, डिजर्व योग्य होना, डिसेसिटेंस मुद्रा, डिस्प्यूट झगड़ा, एम्बेजलमेंट गबन, एम्ब्रेसेस गले लगाना, एविडेंस साक्ष्य या सबूत, एक्सीलेंट उत्कृष्ट, गेटअप कोई आपने वेशभूषा जो ले रखी है, गिव अप हारना छोड़ना, ग्लव्स दस्ताने, हे सूखी घास, हीप बेटर बेहतर होना, हर्टी हार्दिक, हीटेड गुस्सा, हमबैक्ड मतलब ऐसे कुबड़ निकला हुआ होता है ना, हिस्टेरिक्स
हिस्टेरिक्स होता है कोई फनी वे में ना, इम्प्लोर प्रार्थना करना, इंटरप्टिंग बाधा डालना, इंट्रीगर्स साजिश करने वाले, लैंड ग्रैबर ज़मीन हड़पने वाले, ल्यूनेसी पागलपन, मेक हेड एंड टेल किसी को कोई बात समझाना, मेलिशियस दुर्भावनापूर्ण, मीडोज घास का मैदान, मिल्क सोप भी गाली होती है, मिस्ट धुंध, मॉन्स्टर राक्षस, मोवर्स घाट काटने की मशीन, मजल ये जो मुंह होता है ना डॉग्स वगैरह का आगे वो, माई ट्रेजर मेरा खजाना, नम संवेदनहीन, ऑफ माई बैलेंस संतुलन बिगड़ना, ओवरशॉट, ओवरशॉट का मतलब मैंने आपको बता रखा था, वो जबड़ा जो उसका एक तरफ का बड़ा था, पैडरिच तीतर, पॉज विराम, पेडिग्री वंश, पेटीफोगर, पेटीफोगर भी एक गाली है, प्रिविलेज विशेषाधिकार, पप कुत्ते का बच्चा जो होता है पिल्ला, स्कैरक्रो बिजुका, स्क्रीम्स चिल्लाना, शेड गिरा देना, शेलिंग गोले हटाना, स्पार्क्स जो ऐसी होती है ना मतलब एकदम चमक, स्प्लेंडेड शानदार, क्विजेस निचोड़ना, स्टैग्ड ढेर लगाना, स्टैगर्स डगमगाना, सफल्ड सोसेज ये भी गाली है, सस्पिशियस संदिग्ध, थ्रैशिंग पक्के दाने अलग करते ना ऐसे छान के, थोरोब्रेड शुद्ध रक्त, ट्रैकिंग नज़र रखना, ट्राइड कोशिश करना, टम्बलर भी एक ग्लास या इस तरीके की चीज़ होती है, टर्निप गोस्ट भी एक गाली है, ट्विस्टेड मुड़ना, अनफेयरनेस अन्याय, विलेन खलनायक, वेल्स विलाप या रोना, वेज्ड पहना हुआ कोई चीज़, विप कोड़ा मारना, विजन फेस्ड ये भी गाली है। ठीक है, आप इसके पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, हम इसके वर्ड मीनिंग्स काफ़ी सारे थे, तो थिंकिंग अबाउट द प्ले वाले क्वेश्चंस देखो, इसके ज़्यादा नहीं है एनसीईआरटी ना। व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज़ कम फॉर, पहले चुबुकोव को क्या लगा कि लोमोव जो है वो क्यों आया है, पहली चीज़ ये बतानी है आपको। इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल एज इफ़ यू वर माय सन, क्या वो बिल्कुल सही में बोल रहा था ये बात कि भाई मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है माय एंजल, जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो। फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले, ठीक है, जो प्ले हमने देखा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो एट फर्स्ट चुबुकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर मनी एज ही वॉज इन हिज इवनिंग ड्रेस, पहले चुबुकोव को लगा कि लोमोव जो है वो पैसे वैसे मांगने के लिए आया क्योंकि वो काफ़ी अच्छी इवनिंग ड्रेस वगैरह कपड़े पहनकर आया था। He was not sincere when he told Lomov that he had loved him and that he was like his own son because he had decided to not give any money to Lomov. ठीक है, और ये बात वो जब वो सिंसियर, वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था जब वो ये बात कहता है कि भाई तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें तो मैं शुरू से ही प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको जब सस्पेक्ट करा था उसने कि भाई ये पैसे मांगने आया, तो उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, तो ऑब्वियसली वो सिंसियर नहीं था। It was only when Lomov asked for his daughter's hand in marriage that his attitude changed and he rushed out to call his daughter Natalia. उसका ये वाला एटीट्यूड जो था ना कि मैं तो तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, ये कब चेंज हुआ, जब उसने लोमोव की बात सुनी और लोमोव नटालिया का हाथ मांगने वहाँ पर आया था। ठीक है, जब उसको दिखा अपना बेनिफिट तब वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें शुरू से प्यार किया है, अपने बेटे की तरह माना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सिंसियर नहीं था। Chubukov says of Natalia, as if she won't consent, she is in love, Egad. She is like a lovesick cat. Would you agree? Find reasons for your answer. Chubukov जो है वो कहता है कि वो क्यों कंसेंट नहीं करेगी, सहमति नहीं देगी, वो तो तुमसे प्यार करती है, भगवान की कसम वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है, जैसे कि एक कैट। सॉरी। So yes, Natalia is in love. This is clear by the way she behaves when she gets to know that Lomov come to propose her. She starts weeping and asks her father to bring Lomov at once. तो हम इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ नटालिया उसके प्यार में थी, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि वो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया होता है तो नटालिया रोने लगती है और उसके फादर से बोलती है कि लोमोव को वापस लेकर आओ। Find all the words and expressions in the play that the character used to speak about each other and the accusations and insults they heard
एट ईच अदर, ठीक है। मतलब आपको सारे वर्ड्स और एक्सप्रेशन बताने हैं जो भी इन लोगों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, एक दूसरे को जो भी गाली वगैरह बकी है वो सारे आपको निकाल कर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि चुबुकोव को क्या क्या बोला गया, इंट्रीगर, साजिश रचने वाला, ग्रैबर, लैंड हड़पने वाला, ओल्ड चूहा। नटालिया को एक लव सिक कैट बोला गया, एक एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। लोमोव के लिए अ गुड नेबर, पेटिफोगर, डबल फेस्ड इंट्रीगर, रास्कल, ब्लाइंड हैन, टर्निप गोस्ट, अ विलन, स्कैरक्रो, स्टफ्ड सॉसेज। मतलब ये जो भी इनकी इंसल्ट की गई ना जिन जिन वर्ड से इस प्ले में, वो आपको उनके नेम के आगे लिखना है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसके। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें भी इसके ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, 2 ही एक्सट्रैक्ट बेस आए हुए हैं इसके। वो देखो ये वाले, एक तो पहला ये वाला है कि लोमोव ही इज़ ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम, वाई, हाउ कैन you guess is a dog is for squeezer, well it's too funny to argue, anybody you like has a dog as good as a squeezer, you may find them under almost every bush, 25 rubles would be a handsome price to pay for him। तो यहाँ पे उनकी जो लड़ाई होती है कि भाई मेरा स्क्वीज़र अच्छा है या मेरा गैस अच्छा है, वो लड़ाई वाला एक तुम्हें स्टैंजा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे अब क्वेश्चंस पूछे गए तो आपको आंसर करना है अकॉर्डिंगली। हु डज ही रेफर टू, ही इज़ ओल्ड जो यहाँ पर आगे बोला गया है स्टार्टिंग में, वो किसके बारे में बात हुई है, ही किसके लिए बोला गया है। तो ही किसके लिए बोला गया था, गैस के लिए बोला गया था, जो लोमोव का डॉग था उसके लिए बोला गया था कि वो बूढ़ा हो गया है, तो ही रेफर्स टू गैस द डॉग। होम, यहाँ पे तुम लोमोव्स डॉग भी लिख सकते हो। होम डज स्क्वीज़र बिलोंग टू, स्क्वीज़र किसका कुत्ता था, स्क्वीज़र बिलोंग्स टू चुबुकोव, चुबुकोव का डॉग था वो। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है। ये वाली जो लाइन्स हैं कि वो कि ना क्या बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है आगे वाली है ना कि भाई इस बात पे आर्ग्यू करना बहुत बेकार है, किसी के पास भी स्क्वीज़र होगा, 25 रूबल्स भी ज़्यादा ही हैं उसके लिए। तो कौन बोल रहा था, लोमोव बोल रहा था। व्हाट वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर स्क्वीज़र, यहाँ पे हमने देखी कितनी प्राइस जो है वो सही है, पर्याप्त है स्क्वीज़र के लिए, 25 रूबल्स, तो इट वुड बी 25। सिंपल 1 लाइन या 1 वर्ड आंसर देने होते हैं आपको जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता और यहाँ आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो अच्छी बात है अगर आपके पेपर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंसर सामने के सामने होता है और बस आपको एक एक लाइन के या 1 वर्ड आंसर्स लिखने होते हैं। देखो नेक्स्ट, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पेन, लोमोव ही इज बेटर, नटालिया वर्स वर्स वर्स, चुबुकोव ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, शैम्पेन शैम्पेन। ये बिल्कुल जो लास्ट वाला था है ना कि भाई उनकी शादी हो जाती है फिर भी वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि गैस बेटर है ये और वो स्क्वीज़र बेटर है, और बीच में जो चुबुकोव बेचारा उनको काम करने की कोशिश कर रहा होता है। हु स्पीक्स द अबव लाइन्स एंड ऑन व्हाट ओकेजन, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पेन। जो स्टार्टिंग वाली लाइन है वो कौन बोल रहा है, तो ऑब्वियसली कौन बोलता है, चुबुकोव बोलता है। चुबुकोव स्पीक्स अबाउट दीज लाइन्स ऑन द ओकेजन, ठीक है, लाइन्स, लाइव्स नहीं, लाइन्स ऑफ नटालिया एंड लोमोव्स मैरिज, उनकी शादी हो जाती है तब बोलता है कि ये एक अच्छा तरीका है अपनी फैमिली शुरू करने का, कुछ शैम्पेन पियो, है ना। नहीं, मैंने कॉन्फ्लिक्ट दे हैव हैड बिफोर स्टार्टिंग दी फैमिली ब्लिस, ठीक है। आपको कोई भी एक उनकी जो लड़ाई हुई है वो बतानी है मैरिज से पहले, मतलब उनकी जो शादी हुई है उससे पहले। तो दोनों में से कोई भी बता सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट ओवर ऑक्सन मिडोज बता सकते हो, या फिर देयर कॉन्फ्लिक्ट ओवर डॉग, दैट इज गैस एंड स्क्वीज़र। दोनों में से कोई भी बता सकते हो क्योंकि आपको बोला गया कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट उनकी शादी जब हो गई उससे पहले, ठीक है। Who were गैस एंड स्क्वीज़र, गैस और स्क्वीज़र कौन थे, तो गैस लोमोव का डॉग था और स्क्वीज़र नटालिया या चुबुकोव का डॉग था। What were the positive and negative points of स्क्वीज़र, स्क्वीज़र की एक अच्छी बात और एक बुरी बात बतानी है। तो स्क्वीज़र जो है वो यंग था लेकिन ओवरशॉट था और उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं थी। तो स्क्वीज़र जो था वो गैस के मुकाबले यंग था, जवान था, लेकिन ओवरशॉट था, उसका जो नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े में थोड़ा सा अंतर था लेंथ का, और उसकी ग्रिप इसी वजह से अच्छी नहीं बनती थी। तो उसके एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना था। अब इसके एमसीक्यूज देखो, द प्ले राइट्स इंटेंशन इन द गिवन प्ले इज टू, जो प्ले राइटर है इस प्ले का वो ये प्ले क्यों लिखता है, उसका इंटेंशन क्या होता है वो बताना है। थ्रो लाइट अपॉन द वीकनेस ऑफ द रिच इन एनी सोसाइटी,
क्या इस बात पर लाइट डालना कि जो रिच हैं उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। एम्फेसाइज दैट फैमिली हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज प्रपोजल, या वो इस बात पर जोर डालता है कि फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी है एक मैरिज के प्रपोजल के टाइम। या फिर सटायरीज द सुपरफिशियलिटी ऑफ द अपर क्लास इन रशियन सोसाइटी, या फिर रशियन लोगों की सुपरफिशियलिटी पे सटायर मारा है उसने, है ना। या फिर सेंड अ मैसेज दैट ईगो इज़ नॉट हेल्दी इन एनी रिलेशनशिप, या फिर ये बात करना कि ईगो किसी भी रिलेशनशिप में अच्छी बात नहीं है। तो हमने जो स्टोरी देखी थी वो बेसिकली किस बारे में थी कि रशियन सोसाइटी कैसी है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई मैरिज प्रपोजल के लिए सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, और ईगो होगी उनमें तो हेल्दी नहीं रहेगा रिलेशनशिप। तो सटायर इज द सुपरफिशियलिटी ऑफ द अपर क्लास इन रशियन सोसाइटी की ऑलरेडी इतने रिच हैं और फिर भी इन लोगों में लालसा है। If according to Chubukov and Natalia, Lomovs are not honorable people, why do they still consider Lomov's proposal? ठीक है, चुबुकोव और नटालिया के हिसाब से लोमोव जो हैं, जो भी मतलब लोमोव हैं, वो ऑनरेबल पीपल नहीं हैं, तो फिर भी वो जो है लोमोव का प्रपोजल क्यों कंसीडर करते हैं। नटालिया कैन टेक केयर ऑफ हर फादर इफ़ शी मैरीज क्लोज बाय, क्या रीज़न ये था कि भाई अगर वो पास में कहीं शादी करेगी तो नटालिया अपने फादर का भी ध्यान रख पाएगी। या फिर दे वर एक्सजरेटिंग इन द आर्ग्यूमेंट एंड डिडंट मीन इट, या फिर वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट में बोल रहे थे, वो रियलिटी में इसको नहीं मानते थे। दे अंडरस्टैंड दैट ऑनर इज सुपरफिशियल एंड ओवररेटेड, या वो ये समझ गए थे कि ये सम्मान वगैरह जो है वो सब बेकार बातें हैं। या फिर लोमोव्स स्टेटस इन सोसाइटी सुपरसीड्स एवरीथिंग, तो ये बात क्या थी, सिर्फ एग्जरेट कर रहे थे वो, आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बोल रहे थे एक दूसरे को। Imagine you found the playwright's notes for each scene in the play and notice that some of the words are missing. Choose the option that fills the missing words most appropriately. ठीक है, यहाँ पे एक उनका क्या बोलते हैं नोट है या फिर प्ले के लाइंस लिखे हुए और उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं। A conversation that starts pleasantly quickly turns into a dash argument. अगर हम फर्स्ट वाला करें तो फर्स्ट वाले के हिसाब से देखो आ रहा है पेटी आर्ग्यूमेंट, पेटी छोटा सा आर्ग्यूमेंट विथ हिस्ट्री ऑफ ऑक्सन मिडोज एट द हार्ट ऑफ द मैटर, लोमोव एंड नटालिया क्वारल एंड आर लेटर जॉइंड बाय चुबुकोव. Thus begins a circus of insults, accusations and name calling. All politeness disappears. Eventually Lomov leaves clutching at his heart, his foot numb. तो देखो अच्छा सीरीज ऑफ इंसल्ट है ना, तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री की बात नहीं हुई है ऑक्सन मिडोज की, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, और यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट छोटा सा नहीं था, बड़ा अच्छा खासी लड़ाई चल रही थी। अगर हम सेकंड वाला पुट करके देखें, विशियस आर्ग्यूमेंट्स, ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मिडोज, सर्कस ऑफ इंसल्ट्स और सिविलिटी डिसअपियर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो लाइंस किस हिसाब से लिखनी है, हमें यहाँ पर लाइंस उस हिसाब से लिखनी है जो हमने प्ले में देखी है ना, कि प्ले में किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे, हमें वो वाली चीज़ के हिसाब से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली जो सेकंड वाला है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बैठ रहा है, लेकिन प्ले के हिसाब से आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, वो पढ़ के देखते हैं, सारे उसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे कि भाई क्या चीज़ यहाँ पर सही आ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या है, अ कॉन्वर्सेशन दैट स्टार्ट्स प्लेजेंटली क्विकली टर्न्स इनटू अ क्यूरियस आर्ग्यूमेंट विद लैंड ऑफ ऑक्सन मिडोज एट द हार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है इसका इतना, और क्योंकि लैंड की तो बात नहीं हो रही है ना, और लोमोव एंड नटालिया क्वारल एंड आर लेटर जॉइंड बाय चुबुकोव. दस बिगिंस अ आउटपोरिंग ऑफ इंसल्ट्स, एक्यूजेशन एंड नेम कॉलिंग, और ऑल लाफ्टर डिसअपियर. नहीं, थर्ड वाला भी नहीं होगा, आई गेस सेकेंड वाला सही है. चलो एक और बार नेक्स्ट वाला जो फोर्थ वाला है उसको भी करके देखते हैं वो क्या बोलता है, और फिर उस हिसाब से जो हमें बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट लगेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, तो जो लास्ट वाला है वो कैसा ऐड हो रहा है, अ कॉन्वर्जेशन दैट स्टार्ट्स प्लेजेंटली क्विकली टर्न्स इनटू अ अगली आर्ग्यूमेंट विद नेबरहुड ऑफ ऑक्सन मिडोज एट द हार्ट ऑफ मैटर. नेबरहुड तो मुझे नहीं लग रहा कि इसका करेक्ट होगा. चलो आगे क्या कह रहा है, दस बिगिंस अ आउटपोरिंग ऑफ इंसल्ट्स, एक्यूजेशन एंड नेम कॉलिंग, ऑल गुडनेस डिसअपियर्ड.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सबसे सही इसमें फिट हो रहा है, वो हो रहा है बी वाला, है ना। क्यों? क्योंकि एक प्लेजेंटली जो भी चीज़ चल रही थी कॉन्वर्जेशन, वो एक विशियस आर्ग्यूमेंट में बदल गई, ठीक है। किस पे? ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप पे बात होने लग गई कि भाई कौन ऑक्सन मीडोज का ओनर है। और यहाँ पर क्या हुआ? सीरीज ऑफ इंसल्ट, सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे? इंसल्ट कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, नेम से बुला रहे थे अलग अलग। तो सारी की सारी जो भी सिविलिटी थी वो सब गायब हो गई, है ना। जो उनकी सभ्यता थी वो सारी अब गायब हो गई थी। तो बी वाला बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर फिट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग options comes closest to the meaning of tried as used in the extract? ठीक है, एक्सट्रैक्ट में जो tried यूज हुआ है उसका यहाँ पर कौन सा मीनिंग उस हिसाब से सबसे सही बैठता है। तो आ जाओ वापस से एक बार एक्सट्रैक्ट देखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कौन से वाले की बात हो रही है? जो हमारा टेक्स्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके हिसाब से जो ट्राइड है वो कहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। शी मास्टर्ड द गेम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, ठीक है। उसने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी उसकी मिस्टेक्स भी हुई, और उसके बाद उसने गेम बिल्कुल परफेक्टली सीखा। तो यहाँ पर ट्राइड का मीनिंग ये वाला नहीं है। ही फॉलोड द ट्रायल क्लोजली एंड वॉज सीन इन कोर्ट एवरी डे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमने देखा था, बात हुई थी कि मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा, है ना, ट्रायल्स होंगे वहाँ पर तुम्हारे। तो यहाँ पर ये वाला जो है काफ़ी हद तक फिट हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं। दिस हैड बीन अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी देखो, ट्राइड और टेस्टेड वही वाली बात होगी कि उसने काफ़ी ट्राई किया, है ना। तो दे ट्राइड विद ऑल देयर माइट। तो यहाँ पे देखो तीनों के जो मीनिंग है ना वो ट्राई वाले निकल रहे हैं। जो नॉर्मल अगर हम ट्राई करने की बात करें तो ठीक है, लेकिन जो हमने उसमें पढ़ा था, एक्सट्रैक्ट में जो चैप्टर में पढ़ा था, वो किस बारे में बात हो रही थी? कर्ट ट्रायल के बारे में ही हो रही थी, इसलिए बी वाला करेक्ट है। Which of the following titles of Shakespeare's plays might best apply to the relationship of Lomov and Natalia? ठीक है, शेक्सपियर के कुछ प्लेज लिखे हैं यहाँ पर। इनमें से कौन से वाले टाइटल हैं जो वो रिलेशनशिप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं लोमोव और नटालिया की? तो कौन से वाले हैं? एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो डेफिनेटली यहाँ पर रोमियो और जूलियट वाली तो कोई कहानी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो दोनों इतना ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे। टेमिंग ऑफ द श्रू, यहाँ पर क्या कोई किसी को टेम कर रहा था? क्या कोई किसी के ऊपर डोमिनेंस दिखा रहा था? क्या ये वाला हो सकता है? या फिर एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फोर्थ वाला है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यहाँ पे एज यू लाइक इट सही है ना, कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, कि कोई किसी को टेम नहीं कर रहा, कोई यहाँ जेंटलमैन नहीं था दोनों में से। रोमियो और जूलियट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो एज यू लाइक इट। हाउ वुड यू कैरेक्टराइज चुबुकोव्स मूड बेस्ड ऑन द गिवन लाइन? ठीक है, अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि चुबुकोव का जो मूड है वो कैसा है? तो चुबुकोव कहता है, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, हैव सम शैम्पेन। क्या यहाँ पर वो जो ये बात बोलता है, क्या वो कॉशियस होकर और सेलिब्रेट करते हुए बोलता है, या फिर रिलीव्ड रहता है वो और काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है इसलिए बोल रहा होता है, या फिर मैरी और थॉटफुल होता है, या फिर ग्रेटफुल होता है और साथ में हर्ट भी हुआ होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, वो रिलीव्ड होता है और जुबिलेंट होता है। रिलीव्ड क्यों होता है? कि भाई जैसे तैसे चलो मेरे ऊपर से ये बोझ उतरा, नटालिया की शादी हो गई, ठीक है, इस तरीके से। Lomov, he is better. Natalia, worse. Based on the extract, Lomov and Natalia's closing lines can best be seen as, ठीक है, यहाँ पर जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद भी उनका यही चल रहा होता है कि भाई गैस बेटर है, और वो नटालिया आर्ग्यू कर रही होती है कि नहीं बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो इस लाइन के हिसाब से आपको कौन सी लाइन जो है वो यहाँ पर सही लग रही है? Humorous or ironic take on typical marriage vows, a reflection of their affection for Gas and Squeezer, a sign of prospective instability in their marital bliss, the writer's statement that disagreement is a part of marriage। तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि प्ले हमारा काफ़ी हिलेरियस था, ह्यूमरस था, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से उनकी मैरिज हुई, उसमें वॉज के अंदर वो बीच में आयरनिक चीज़ें और फनी चीज़ें बोल रहे थे, स्टेटमेंट्स दे रहे थे। Lomov,
ही इज़ बेटर, नटालिया वर्स वर्स वर्स, चुबुकोव ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, शैम्पेन शैम्पेन। जो लास्ट वाला है बिल्कुल प्ले की लाइन्स वो हैं ये। द लिबरल यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इंडिकेट दैट द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग। जो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ हुए हैं उस हिसाब से कैरेक्टर्स क्या शो कर रहे थे वो आपको बताना है। क्या वो अपॉलोजीज वगैरह शो कर रहे थे कि वो एक दूसरे से मतलब माफ़ी टाइप मांग रहे थे, या फिर गुड काउंसिल एंड एडवाइस इन सीरियस मैटर, या फिर रिकन्सिलेशन ऑन मैटर्स लीडिंग टू एन आर्ग्यूमेंट, या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विद अ रेज्ड वॉइस। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि लोमोव जो बोल रहा है कि भाई गैस बेटर है, नटालिया बोल रही है नहीं वर्स वर्स बेकार बेकार है। तो यहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है, और चुबुकोव की फीलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ शो हो रही है क्योंकि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था ताकि वो चिल्लाकर अपनी जो बेटी है उसकी आवाज़ को कम कर सके। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स विद अ रेज्ड वॉइस वाला करेक्ट होगा। अब यहाँ पे इसके PYQs देख लो। विच क्वालिटीज आर कॉमन इन ऑल थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द प्रपोजल। कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कॉमन है इन तीनों कैरेक्टर में जो हमने देखे, मतलब चुबुकोव में, नटालिया में और लोमोव में क्या चीज़ कॉमन है। ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव, फुल ऑफ प्राइड एंड पोजेसिवनेस, दे आर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू अबाउट पेटी थिंग्स। तीनों में हमने देखा कि तीनों बहस करने के लिए हमेशा तैयार, हम उनको बहुत घमंड है, उनके पास जो भी चीज़ें उनको लेकर वो चाहते ही नहीं कि कोई उनको कम बोले, है ना। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई ये हमेशा तैयार हैं छोटी छोटी बातों पर भी आर्ग्यू करने के लिए। हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, वॉट फॉर डज ही कम, हाउ इज ही रिसीव्ड। लोमोव जो है वो कैसे आया था चुबुकोव के घर, वो किस लिए आया था और उसको रिसीव कैसे किया गया, मतलब उसका वेलकम कैसे किया गया। लोमोव केम टू चुबुकोव्स हाउस इन द इवनिंग ड्रेस विद ग्लव्स ऑन, कैसे आया था अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर, ग्लव्स वगैरह पहनकर, है ना। और ही कम्स टू प्रपोज टू हिज डॉटर नटालिया, वो नटालिया को प्रपोज करने आया था। ही इज रिसीव्ड विद ऑल द रेस्पेक्ट बाय चुबुकोव, चुबुकोव ने उसका पूरे सम्मान के साथ घर में स्वागत किया। How does Chubukov react when Lomov says that he has come to ask for the hand of his daughter? Chubukov का क्या रिएक्शन था जब लोमोव आके बोलता है कि वो आप तुम्हारी मतलब आपकी बेटी का हाथ मांगने में आया हूँ, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। When Lomov says that he has come to ask for the hand of his daughter, Chubukov gets off balanced with joy. He embraces and kisses Lomov, sheds a tear of joy and calls for God's blessing for Lomov and Natalia. जब लोमोव ये बात चुबुकोव को बोलता है तो चुबुकोव काफ़ी खुश हो जाता है, उसे गले लगाता है, उसे किस करने लगता है और एक आध आंसू भी बहाता है और फिर उन्हें ब्लेसिंग्स भी देता है। वाई डिड लोमोव वॉन्ट टू गेट मैरिड, लोमोव शादी क्यों करना चाहता था। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच टू इशूज अबाउट हिमसेल्फ कन्विंस लोमोव ऑफ हिज डिसीजन टू गेट मैरिड। कौन से दो इशूज़ थे उसको जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो अब शादी कर ले। तो लोमोव वॉन्टेड टू गेट मैरिड एज ही वॉज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी बड़ा हो गया था वो एज में, 35 साल का हो गया था, इसलिए वो शादी करना चाहता था। मोर ओवर ही वॉज सफरिंग ड्यू टू अ वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस and wanted the company of someone to look after him. उसको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, स्लीप सिकनेस थी उसको, जिसकी वजह से वो चाहता था कि उसको कोई ऐसी कंपनी मिले जो उसके साथ हमेशा रहे और उसका ध्यान भी रखे। What happens to Lomov when he is in an excited state? जब लोमोव एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके साथ क्या होता है। When Lomov is in an excited state, his heart beat increases, lips tremble and there is a twitch in his right eyebrow. मतलब क्या होता है कि उसकी हार्ट बीट जो धड़कनें बढ़ने लगती हैं, उसके जो लिप्स हैं वो हिलने लगते हैं ना, लड़खड़ाने लगते हैं थोड़े बहुत, और उसकी जो आईब्रो है उसमें क्या होता है, ऐसे झटके आने लगते हैं। When he goes to sleep in such a state, something pulls him from his left side and he jumps like a लूनेटिक। जब वो इस एक्साइटेड स्टेट में सोने जाता है तो कोई चीज़ उसको इतनी ज़ोर से ऐसा लगता है कि उसके अंदर से पुल कर रही है, खींच रही है, कि वो एकदम जो है पागलों की तरह कूदने लग जाता है। हाउ डज नटालिया एक्साइट लोमोव टू द पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग। ठीक है, नटालिया जो उसको किस तरीके से उत्तेजित कर दी थी कि वो दोनों अब वर्बल फाइट करने लगते हैं, है ना, मतलब जबान दराजी करने लगते हैं। नटालिया रिपीटेडली इंसिस्टेड दैट ऑक्सन मीडोज आर देयर्स एंड टोल्ड लोमोव दैट अप टिल नाउ शी कंसिडर्ड लोमोव एज अ गुड नेबर एंड फ्रेंड। दिस एक्साइटेड लोमोव टू द पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग। नटालिया बार बार यही बात बोलती है कि ऑक्सन मीडोज हमारा है, हमारा है, हमारा, और मैं तो तुम्हें इतना अच्छा नेबर समझती थी, तुम तो ऐसे निकले, जिसकी वजह से लोमोव काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और क्या होता है, अब वो वर्बल फाइटिंग पे उतर आता है क्योंकि उसको ये बात काफ़ी बुरी लग जाती है।
The principle forgive and forget helps a lot in maintaining cordial relations with our neighbors. Do you think Anton Chekhov conveys the message in the play The Proposal? ठीक है, जो forgive और forget वाला एक प्रिंसिपल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स बचा लेता है नेबर्स के साथ. तो आपको क्या लगता है कि ये मैसेज क्या वो यहाँ पर कन्वे कर पाए जो प्ले हमने देखा है? तो क्या वो यहाँ पर कन्वे कर पाए वो देखना है. तो मैसेज दैट एंटोन शिकोव डज एक्सप्रेस इन दैट द टेनेट ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट इज वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग फ्रेंडली कनेक्शंस विद one's neighbors. The play's neighbors, Lomov, Natalia and Chubukov, started out squabbling over little matters. By fighting over little concerns, they were putting major issues to the side and squandering their time. तो यहाँ पर जो मैसेज था वो ऑब्वियसली एक्सप्रेस हो पा रहा था क्योंकि ये जो लोग हैं, जो नेबर थे ये दोनों, ये इतनी ज़्यादा फाइट कर रहे थे, इतनी छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और एक दूसरे को इतनी गालियाँ भी दे रहे थे जो इनकी फाइट बढ़ाता जा रहा था. They began yelling insults at one another as these confrontations turned into fights over time. वो एक दूसरे की इंसल्ट्स कर रहे थे और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई. Their friendship with one another was harmed by this. इससे उनकी फ्रेंडशिप में भी दरार पड़ गई. Natalia left the matter of the disagreement behind when she learned that Lomov had come to propose to her. Also, she begged Lomov's pardon and urged him to get straight to the issue. Hence, if one wishes to have peace of mind, they must forgive and forget. तो नटालिया पहले तो वो लड़ रही थी, काफ़ी आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसके फादर ने उसे बताया कि लोमोव यहाँ तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था शादी के लिए, उसने सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी. वो लोमोव से माफ़ी भी मांगती है, उसको काम करने की कोशिश भी करती है. तो इससे ये बात साफ पता चलती है कि अगर आप चाहें तो आप किसी भी रिश्ते में पीस बना सकते हैं, माफ़ी मांग कर या माफ़ करके. The characters Natalia and Lomov lose their temper on trivial issues. It shows their poor skills at anger management. ठीक है, जिस तरीके से नटालिया और लोमोव जो है वो अपना आपा खो रहे थे, वो क्या चीज़ बताता है कि उनका एंगर मैनेजमेंट काफ़ी बुरा था. Suggest some ways that help you in maintaining cordial relationships with people around you. कुछ आपको तरीके बताने हैं जिससे आप कैसे लोगों के साथ अपने relationships बनाकर रखते हो. तो the way Natalia and Lomov lost their cool demonstrates how easily rage can damage our relationship. जितनी जल्दी ये लोग अपना आपा खो रहे थे, वो चीज़ यही बताती है कि भाई गुस्सा जो है वो कितना ज़्यादा एक रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है. Consequently, having effective anger control techniques is crucial. Following are a few anger management skills that can be followed in one's life. These would also help in building healthy relationship. भाई आपको जो है एंगर कंट्रोल टेक्निक्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए जिसको ये प्रॉब्लम है ना, और ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना एंगर मैनेजमेंट कर सकते हो. ऑलवेज अडेयर टू द फॉरगिव एंड फॉरगेट प्रिंसिपल. हमेशा फॉरगेट और फॉरगेट प्रिंसिपल को याद रखो, उससे जुड़े रहो कि हाँ भाई ठीक है, माफ़ कर दो या फिर माफ़ी मांग लो, इससे रिश्ता बच जाता है. मेक एन एफर्ट टू कॉम्प्रीहेंड द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू. ठीक है, आप एक एफर्ट शो करो उसको कि हाँ उससे आप अच्छे से बात कर रहे हो. रादर देन बीइंग सेल्फिश, ट्राई टू बी हेल्पफुल. स्वार्थी होने से अच्छा है कि हेल्पफुल बनो, ताकि इससे सामने वाला भी आपकी और रेस्पेक्ट करेगा. ऑलवेज शो कंपैशन फॉर पीपल. हमेशा कंपैशन दिखाओ पीपल, लोगों के लिए, है ना. प्रायर टू स्पीकिंग पे अटेंशन. कभी भी कुछ बोलने से पहले सोचो. बी एज कंसिडरेट एज यू कैन टूवर्ड्स एवरीवन. जितना आप कंसिडरेट हो सकते हो, जितना आप सोच सकते हो दूसरे के बारे में, उतना आपको सोचना चाहिए. अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज अदर. कभी भी किसी को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए. इससे ऑब्वियसली अगला वाला जो है वो हर्ट होगा या फिर वो एक्साइट हो सकता है और वो भी आपको कुछ बोलेगा और फिर आपकी फाइट हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो आते हैं और आपको थोड़ा ध्यान रखना है. थोड़ा सा आपको, जैसे देखो आपने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक, तो इसमें बहुत सारे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आंसर्स ऐसे थे जो आपको आपकी थिंकिंग के बेसिस पे आंसर करने होते हैं, है ना. इनका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा और अपनी लैंग्वेज पे अपनी पकड़ थोड़ी अच्छी करनी होगी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.